आप मुझसे मिले, नोट्स साथ में रहना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन। मुझे कोई बताएगा बेयर्स रिएजेंट किसे कहते हैं? कोई भी, किसी को याद है बेयर्स रिएजेंट? किसी को भी याद है? कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि आपके पास KMnO4 हो और कोल्ड हो, डाइल्यूट हो, बिल्कुल पानी जैसा हो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, क्योंकि आपको पता है ना KMnO4 बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन बच्चों यदि आप डाइल्यूट ले लें, कंसंट्रेट ना डाइल्यूट ले लें, कोल्ड ले लें, तो वो उसको बेयर्स एजेंट कहता है। और बता ना बेयर्स एजेंट क्या करता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कलर को उड़ा देता है, तभी तो पता चलता है कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। ये मैंने POC में आपको बता रखा, ठीक है। तो जरा देखिए, हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल रिक्वेस्ट ध्यान से देखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ। और बच्चों ऑक्सीडेशन में हम आज आपको क्या बताएंगे? आज आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। भैया ये दोनों पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, आज हम पढ़ने वाले एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। जरा कैसे करते हैं मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि बच्चों ये आपका एल्कीन है, सपोज ये एल्कीन है। अब इस अच्छा, इसका जो हम लोग जो पहले रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं, जो पहला जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है पर हाइड्रोक्सिलेशन, पर हाइड्रोक्सिलेशन, पर हाइड्रोक्सिलेशन, पर हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? सुनिए, पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइऑल। मैं देखो आराम से बता रहा हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, किसी एल्कीन पर या किसी एल्काइन पर इसके पाई बॉन्ड को तोड़कर OH लगाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम पहली रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं पर हाइड्रोक्सिलेशन। पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड को तोड़कर 1,2 पे डाइऑल को लगवाना। तो बच्चों अगर 1,2 पे अगर आपको डाइऑल लगवाना है तो ये रिएक्शन, ये 3 प्रकार के रिएजेंट ये काम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बार फिर ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो पहली रिएक्शन है, देखो हम तो ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो बच्चों उसको बोलते हैं पर हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब 1,2 पे डाइऑल, मतलब वो चिपकाना है। तो बच्चों ये काम 3 कर सकते हैं, 3 प्रकार के रिएजेंट ये काम कर सकते हैं। कौन कौन से, जरा देखिए। ये काम 3 प्रकार के रिएजेंट कर सकते हैं, तो कौन कौन से ये मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जिसका नाम है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, कोल्ड डायलूट एल्केलाइन। एल्केलाइन समझ रहे ना, बेसिक मीडिया ना, एल्केलाइन KMnO4, कोल्ड डायलूट एल्केलाइन KMnO4, जो कि लाइट पिंक कलर का होता है। बच्चों इसी को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। थोड़ा ये वीक होता है। अच्छा बच्चों, कंसंट्रेट और हॉट से कंफ्यूजन मत होइएगा, मैंने कोल्ड और डायलूट बोला है। कंसंट्रेट हॉट लेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो भी बताऊंगा मैं। कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, ये कोल्ड लिए है, इसका नाम स्पेशली बेयर्स रिएजेंट है। अब ये क्या करता है बच्चों? ये डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को तोड़ता है और वो चिपका देता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीन एडिशन होता है। ये कौन सा एडिशन होता है? ये सीन, पहला वाला सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन मतलब दोनों इस सामने से जाके चिपकेंगे। तो ये पहला हो गया। बच्चों दूसरी रिएक्शन क्या है कि अगर आपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया, OSO4, तो बच्चों ये भी सीन एडिशन करता है, ये भी सीन एडिशन करता है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये भी क्या करता है ना, ये भी डबल बॉन्ड पे ना OH 1,2 पे 2 OH चिपका देता है। तो अगर कभी भी आपको सीन एडिशन से डाइऑल बनाना हो तो आप बेयर्स रिएजेंट ले लें या OSO4 ले लें, तब भी दोनों में काम हो जाएगा। बच्चों जरा तीसरा देखिएगा, तीसरा जरा ध्यान दीजिए। जो तीसरा मैं लिख रहा हूं इसके बारे में डिटेल बताने वाला, जिसका नाम है पर एसिड। मैं आपको पर एसिड के बारे में बताने वाला हूं कि ये पर एसिड कौन सी क्या है सर, लेकिन पहले मैं लिख देता हूं। पर एसिड देखो, मुझे बताओ पहले इसको मतलब क्या बोलते हैं? क्या इसको एसिड बोलते हैं? मैं इसको एसिड बोलते हैं ना, तो ये तो दुनिया जानती है। लेकिन अगर मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूं, जरा देखो, R
COOOH। तो बच्चा आपको आश्चर्य नहीं करना कि सर ये गलती होगी, गलती नहीं होगी, इसका नाम पर एसिड है। ये अलग बात है और ये अलग बात है। मैं अभी बताऊंगा कि पर एसिड कैसे बनाया जाता है, पर एसिड क्या होता है, मैं भी बताऊंगा, आप चिंता ना करें। तो बच्चों मैं इसके जगह पे ये लिख देता हूँ, जरा देखिए कितने ऑक्सीजन है भैया, 3 ऑक्सीजन है, तो RCO3H, है ना। और बच्चों इस ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ना, इस रिएक्शन को इपॉक्साइडेशन कहते हैं। इपॉक्साइडेशन मतलब इससे ना साइक्लिक ईथर बनने वाला। कैसे बताता हूँ, देखो इसको देखो जरा, इपॉक्साइडेशन, ठीक है। अब मुझे बता कैसे होता है। जैसे ये आपके पास है ऐसे, तो सबसे पहले क्या करता है ना, सबसे पहले पर एसिड क्या करता है, यहाँ पे एक इपॉक्साइड बनाता है, ऐसे बना लिए। इसके बाद यदि आपने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस समझते हैं ना, H3O+, तो आपको याद है ना, आप अगर आपको याद हो तो मैंने ये रिएक्शन करा रखी है। क्या करा रखी है कि किसी एक पे अटैक करेगा, पूरा H2 अटैक करेगा, जब पूरा H2 अटैक करेगा तो वहां से H निकलेगा, तो वहां पे OH चिपका जाएगा, तो कोई एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जब कोई एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे O- बन जाएगा, और यदि आपने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ भी OH आ जाएगा। याद है मैंने, अच्छा बताया था मैंने ना कि ये SN1 टाइप के जैसा रिएक्शन होता है। मैंने बताया था कि इपॉक्साइड एसिडिक मीडियम में SN1 के जैसा रिएक्शन करता है। ये मैं बता चुका हूँ, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने नोट्स देखेंगे। ये SN1 के टाइप रिएक्शन होता है, SN1 टाइप रिएक्शन होता है। तो मुझे बताओ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक तो OH यहाँ से H2 जो अटैक किया तो OH बन जाएगा। जब नीचे नीचे O- ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बाद में OH बन जाएगा। तो मैंने इसमें कौन सा एडिशन होता है, ये नीचे वाले में कुल मिला के एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। तो मुझे एक बात बताओ, यदि कभी किसी एल्कीन पर आपको 2 OH चिपकाना हो तो कितनी रिएक्शन, 3 रिएक्शन है। कौन कौन सा, बेयर और OS ऑफर, तो दोनों एक ही काम करता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को एंटी एडिशन प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करेगा, वो पर एसिड ले लेगा, वो पर एसिड लेने से ये काम हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी फोटो ले लो यार फास्ट, जल्दी से इसकी फोटो ले लो फास्ट। सिंपल है ना, आसान है, कोई टेंशन तो नहीं है ना सबको। अभी क्वेश्चन और करने वाले हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। मैं अभी पर एसिड के बारे में बता रहा हूँ ना, पर एसिड क्या होता है, कैसे बनता है। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं आपको, पहले इसको हटा रहा हूँ मैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करता है, जरा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है वो वाला कि सीन एडिशन, किसी भी सीज पे सीन एडिशन से क्या होता है। अगर नहीं याद है तो मैं बताना था। तो बच्चों आप क्या करो ना, पहले आप कार याद कर लो। कार, कार मतलब सीज पे एंटी एडिशन से रेसमिक बनता है। और एक ट्रेम से याद कर लो, ट्रेम याद कर लो। ट्रेम मतलब ट्रांस पे एंटी एडिशन से मीजो बनता है। तो उसका उल्टा कर देना। उल्टा मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ। सीज पे सीन एडिशन कराएंगे तो मीजो बना लेना, क्यों, सीज पे सीन एडिशन से मीजो बना लेना। और जरा मुझे बता दो, ट्रांस पे सीन एडिशन से रेसिंग बना लेना। ये भाई इसी का उल्टा कर दो, यही तो दो बताया था मैंने, क्यों। ये आपको याद भी है ना, मैंने कहा ये लिस्ट याद कर लो, बार बार काम आएगा। तो मुझे बताओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इस क्वेश्चन में दोनों मिथाइल में ऊपर लगा देता हूँ, इस मिथाइल को भी, इस मिथाइल को भी लगा दिया मैंने, दोनों मिथाइल नीचे ऊपर, और ये नीचे लगा दिया मैंने, और ये भी नीचे लगा दिया। तो मुझे बताओ क्या ये सीस है, तो सीस है। तो मुझे बताओ सीस में ये कौन सा एडिशन करा रहा हूँ, पहला वाला सीन एडिशन करा रहा हूँ। तो अगर मैं पहला सीन एडिशन कराऊंगा तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मतलब बताइए, सीस पे सीन एडिशन से प्रोडक्ट मीजो प्रोडक्ट। मीजो बनता है, तो ये मैं इसको मीजो बनाना चाहिए मुझे। तो मीजो प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान काम है। कैसे बनाओ मीजो प्रोडक्ट, क्या करो, 2 कायरल सेंटर आपको बनाना है, क्योंकि 2 बनने वाला, और ऊपर क्या मिथाइल है, और नीचे भी आपका ये रहा मिथाइल है, और सीन एडिशन होगा। तो H और H यहाँ पे सीन एडिशन, मतलब सामने सामने अटैक करा लीजिए, 2 कायरल सेंटर प्लेनर भी, देखो ये मीजो बन जाएगा। तो क्या नीचे वाले में मीजो बनने वाला, नीचे वाले में भी, क्यों भाई, यहाँ भी मीजो बनेगा ना, सेम है ना, सीन एडिशन तो ये भी तो करता है, क्या दिक्कत है, ये भी करता है ना। नीचे क्या बनेगा, सबसे लास्ट में बताइए क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर। रेशमी मिक्सचर बनेगा। रेशमी मिक्सचर बनाना बड़ा आसान काम है ना। रेशमी मिक्सचर क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले आप ऐसे बना दीजिए, सब सीन ऐसे बना दीजिए। एक OH का अटैक यहाँ कराइए तो एक OH का अटैक यहाँ कराइए, क्योंकि आपको पता ना
एंटी एडिशन होता है। तो अब इसी का एक मिरर इमेज बना दीजिए ना, क्या है OH OH। और बाकी जगह फॉर्मेलिटी क्या कर रही है, बाकी जगह फॉर्मेलिटी है कि मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, H लगा दीजिए। तो बच्चों इसकी भी एक बहुत अच्छी सी फोटो ले लो ताकि ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ट्रांस वाला कर ले कंफ्यूजन ना। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूं और यहाँ मिथाइल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, क्या ये ट्रांस हो जाएगा? कितना सिंपल है ना, क्या ये ट्रांस हो जाएगा ट्रांस? तो मुझे बताओ ऊपर के दोनों में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर बनेगा। तो डायरेक्ट बना देते यार रेसिमिक मिक्सचर, ऐसे डायरेक्ट बना देते, क्यों डायरेक्ट बना देते हैं रेसिमिक मिक्सचर? देखो ना डायरेक्ट बना देते, ये रेसिमिक मिक्सचर बन गया रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या है सर? ये रेसिमिक मिक्सचर। नीचे में क्या बनेगा साहब? नीचे में भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सबसे लास्ट में क्या बनेगा? मीजो। मीजो बनेगा। तो मीजो एक ही साइड बनता है ऐसे, और यहाँ पे H लगा देते हैं ऐसे, ये H लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, देखो ये मीजो बन गया। तो देख रहा हो ना कितना सिंपल है। तो मैंने क्या बोला, मुझे बताओ, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पेयर अगर 2 OH चिपकाना है तो आपके पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में 2 तो सीन एडिशन कराता और एक एंटी एडिशन का। देखो कितना सिंपल एल्कीन का। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, और ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं घूम के एनसीईआरटी में आएगा भी। इसकी भी फोटो ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक नोट्स कॉपी करना। जब तक मैं आपको नोट्स नहीं भेजता हूँ तब तक आपको इतनी कॉपी करके रखे रहना ना, क्योंकि मैं पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तभी तो भेजूंगा। इसको हटा रहा हूं मैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हटा रहा हूं। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, एक रिंग वाला ले लेते हैं। क्या दिख रहा है? शीशे की ट्रांस से क्या दिख रहा है भाई? डबल बॉन्ड है ना, ये सही है। कुछ लोगों तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, सर पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे बताओ ऊपर क्या प्रोडक्ट मिलेगा सर? ऊपर के दोनों में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मीजो। मीजो बताना आपको सिखाया ना मैंने, कैसे सिखाया मुझे बताओ। मैंने क्या बोला है कि डबल बॉन्ड को हटाइए और OH चिपका दीजिए, और क्या करिए, मीजो अगर बनाना है तो दोनों साइड एक ही साइड चिपकाइए। क्यों? क्योंकि मीजो में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो चाहिए। ये देखो ना, ये मीजो बनाना तो आपको अच्छे से आता है। ये देखो ये मीजो बन गया, कितना सिंपल है। ये देखो एक ही साइड दोनों OH, ये देखो मीजो बन गया। ये क्या है? मीजो है। यहाँ पे मीजो हो तो यहाँ भी मीजो बन जाए। नीचे बताओ तीसरे में क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो मुझे बताइए, क्या आपको रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनाना सिखाया मैंने? रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? आप क्या करो, यहाँ पे एक आपके साइड कर लो, एक आपके बैक साइड कर लो, क्योंकि एंटी एमिशन होने वाला है ना। और इसी का एक मिरर इमेज ले लो। हो गया मिरर इमेज। हो गया रेसिमिक मिक्सचर। एक फोटो ले लो इसकी। तो बच्चे मुझे बता दो, क्या आपको किसी डबल बॉन्ड पे OH चिपकाना आ गया? अच्छे से, बड़ा सिंपल है, कोई तकलीफ तो है नहीं, हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ ना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये पर एसिड वाला क्या मामला है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने इसके पहले पर एसिड देखा था कभी? जरूर देखा होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या आपने देखा था? हाँ ना बताओ पहले। क्या आपने ये देखा था? मैं लिखता हूँ, मुझे बताओ, क्या आपने ये देखा था कभी? अच्छा बताओ, ये अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये दोनों अंतर है ना। ऊपर वाला क्या है? ये नीचे वाला क्या है? एसिटिक एसिड। ऊपर वाला क्या है? बोलो। पर एसिड। एसिड। पर एसिटिक एसिड।
पर एसिटिक एसिड को ना बड़ा फेमस है, PAA बोलते हैं, PAA, पर एसिटिक एसिड। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं नीचे ऐसे लिख दूं जरा, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बताइए मुझे, दूसरा एग्जांपल जरा मैं आपसे पूछता हूं, HCOOH इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे जरा HCO, तीन ऑक्सीजन लिख दूं, आप क्या बोलेंगे आप? परफॉर्मिक एसिड। तो हमें तो ये नीचे वाला काम है, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे बनता भी है। तो बच्चों इसको ना बड़ा फेमस, इसको PFA बोलते हैं। जब कभी PFA बोलूं समझ लीजिए मैं परफॉर्मिक एसिड बोल रहा हूँ। याद रखिएगा मैं ये इन सब चीज का यूज करूंगा, PAA PFA। जरा मुझे एक बात और बता दीजिए, अगर मैं बेंजीन लगा दूं और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, बोलो इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। लेकिन यदि मैं अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख दूं, इसमें 3 ऑक्सीजन लगा दूं, तो अब इसका नाम क्या है? परबेंजोइक एसिड। इसका नाम है परबेंजोइक एसिड। और मैं बता दूं कि इसका भी यूज करूंगा मैं, इसका यूज कैसे करूंगा, मैं इसको लिखूंगा PBA। तो जब मैं PBA लिख दूं तो समझ लीजिएगा परबेंजोइक एसिड है। देखो जब भी कभी एल्किन के सामने ना ये PA आ जाए, PFA आ जाए, PBA आ जाए, तो घबराना मत। ये क्या हो गया, क्या करना ये कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ देना, और उल्टा मतलब एंटी एलिमिनेशन, एक OH इधर चिपकाना और एक OH इधर चिपकाना। क्यों? यही काम करना, सिंपल से यही काम कर लेना। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट है, मैं 4th नंबर लिख दूं, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं डायरेक्ट लेता हूं। जैसे ये बेंजीन है, और बेंजीन पे अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन पे यदि मैंने मैंने ये लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब पर वाला लगा दिया CO3H, और आर्थोमेटा है ना, और मेटा पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो बच्चों अगर ये केवल बेंजोइक होता तो इसका नाम क्या होता? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका नाम अब क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे मेटा क्लोरो, आगे बताइए, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बड़ा फेमस है ये, इसलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। तो बच्चों ये 4 हमें याद रखनी पड़ेगी। 4 मतलब इसको स्टार्ट करने बोलेंगे MCPBA। तो मुझे बताइए, क्या हमने आपको अभी पर एसिड के बारे में बताया कुछ एग्जाम्पल 4? क्या आपको ये याद हो जाएगा पर एसिड? देखो बच्चों अगर किसी के नाम के आगे पर लग जाए ना, पर, तो समझ लीजिए कि उसमें परऑक्साइड लिंक है। अगर मैं आपके नाम के आगे पर लगा दूं तो समझ लीजिए कि परऑक्साइड लिंक आ गया। लेकिन केवल इसमें एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन, जो आप अच्छे जानते होंगे। केवल एक एक्सेप्शन है जिसमें पर लगा, लेकिन उसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। याद है किसी को? मैं बताता हूँ क्योंकि आपको तो कुछ याद रहता नहीं। HClO4। मुझे बताया HClO4 का नाम क्या? कोई बताएगा HClO4 का नाम क्या? आप मुझे बताइए HClO4 का नाम। नहीं, हाइपोक्लोरिक, इसका नाम पर क्लोरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम पर क्लोरिक एसिड होता है। याद आ रहा है आपको? HClO4, HClO3, HClO2, HClO। सब कुछ याद करा करिए, कुछ आपके लिए भी कुछ जिम में काम है ना, कुछ फॉर्मूले याद रखा करिए। तो बच्चों इसमें पर तो लिखा है, लेकिन इसमें कोई परऑक्साइड लिंक नहीं है। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। लेकिन इसके बाद अगर किसी के सामने पर लग जाए ना, पर, तो उसके बाद परऑक्साइड लिंक। परऑक्साइड लिंक का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लीजिए कि आपने मिथाइल बना दिया, मिथाइल कैसे बनाएंगे? ऐसे बना देंगे? ये केवल ये देखो, ये सिंपल मिथाइल है। लेकिन अगर पर एसिटिक एसिड बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? ये मिथाइल बना दीजिए, ये CO बना दीजिए, अब बीच में परऑक्साइड लिंक बना दीजिए। देखो ना, ये सिंपल होता गया आंसर। देखो हो गया ना आंसर? देख रहे हो ना, परऑक्साइड लिंक है। देखो ये परऑक्साइड लिंक है, देखो ये परऑक्साइड लिंक। अब इसकी फोटो ले लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे बनता है। इसकी फोटो लीजिए फास्ट। मैं दोबारा फिर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। दोबारा बीच में नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा? हाँ। अब इसकी फोटो ले लीजिए फास्ट। इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों क्या आपको पर एसिड के बारे में कुछ पता लगा कि सब पर एसिड कुछ ऐसा कुछ होता होगा? पर एसिड अगर पता लगे पर एसिड के बारे में, पर एसिड कुछ ऐसा होता होगा। अच्छा
आप सभी से एक रिक्वेस्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, ऐसा है कि आपके पास बहुत कम समय बच्चा, अच्छी बात है कि आप बहुत दिन बाद हॉस्टल में मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग का मन भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन बच्चों फ्यूचर बनाने के लिए ना, जैसे मान लो हमारा भी आने का मन नहीं कर रहा, तो अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैं अपना फ्यूचर कैसे बनाऊंगा? इसमें अगर आपका भी मन नहीं कर रहा होगा स्कूल आने का, तो प्लीज़ आप दूसरों की बातें प्लीज़ ना माने और अपना खुद पे रखें, क्योंकि आपको आप 4 से 5 महीने 6 महीने रह के ना आपको नीट और डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। तो लोग कुछ भी कहें, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये करिए कि आप फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना? अच्छा, जो प्रॉपर के बच्चे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? उनके मन में एक बात ये आ जाएगी, अरे यार कोर्स कंप्लीट हो गया, क्या स्कूल है? अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है, अच्छी बात है, लेकिन ये भ्रम मत रहिएगा कि आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा, घर पे रहेंगे तो बहुत पढ़ लेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जरूर आइएगा। क्यों? आप जब तक आते रहेंगे तब तक आपको मैं कुछ ना कुछ बताता रहूंगा और आपको फायदा भी होगा, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। बच्चों, ये पर एसिड कैसे बनाते हैं? क्या करते हैं, किसी एसिड में ना, किसी ऑर्गेनिक एसिड में H2O2 डाल देते हैं। जैसे H2O2 डालते हैं ना, ये पर एसिड बन जाता है। देखो, ये पर एसिड बन जाता है, बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये क्या है साहब? ये नॉर्मल एसिड है। और ये अब क्या है? ये क्या है? ये पर एसिड। मैंने इसके एग्जांपल बता दिया। इसके एग्जांपल क्या क्या है साहब? इसके एग्जांपल है PFA, परफॉर्मिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, है ना, पर बेंजोइक एसिड, जो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, और साथ में MCPBA। अब इसकी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया पर एसिड। तो भाई एक रिएक्शन तो समाप्त हो गया, अच्छे से समाप्त हो गया कि किसी भी एल्कीन पे 2 H कैसे चिपकाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे, है ना? इसको हटा रहा हूं मैं। जेम्स पटेल भैया कहाँ गए? जेम्स पटेल, अब जरा दूसरा रिएक्शन देखो, जरा ध्यान से दूसरा रिएक्शन देखो भैया। जेम्स पटेल थोड़ा सा सो मत है भाई, है ना? ओजोनोलिसिस। मैं आपको एक बात बता दूं, जरा एक अच्छी बात सुन लीजिए। जो बच्चे आज तक मेरे सामने वीडियो के थ्रू ऑनलाइन रहे हैं, दिखाई दिए हैं, नियम के अनुसार क्लास में मेरी वही आगे बैठेंगे और उनको जो सीट प्रीफर लगेगा वो सीट पे बैठेंगे। मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स का तो अलग मैच है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नहीं दिखाई दिए ना, उनको ना हमेशा वो पीछे बैठने का अधिकार, वो हमेशा पीछे ही बैठेंगे, चाहे वो कुछ ही बच्चे हो। ये बात ध्यान रखिए। खैर, मुझे बताओ, क्या आपने ओजोनोलाइसिस का नाम सुना? ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण हाँ। सुना होगा। तो जरा देखिए, ओजोनोलाइसिस बच्चों 2 प्रकार का होता है। मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ डिटेल। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और बच्चों एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या क्या यूज करते हैं रिएजेंट। अरे ये भी सुन लो पहले, रिएजेंट देख लो, रिएजेंट। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं बच्चों ना, वो पहले तो यूज करते हैं ओजोन। जब ओजोन से रिएक्शन करा लेंगे ना, उसके बाद बच्चों ना जिंक के साथ H2 यूज करते हैं। अब मान लीजिए ये आप यूज नहीं कर सकते, तो आप डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करिए, Me2S यूज करिए। याद रखिए, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा हूं मैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा ना, अभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। दूसरा क्या है बच्चों, जरा ध्यान सुनिए। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है? इसका रिएजेंट पहले देख लीजिए, बाकी दोनों का अंतर बताता हूं पहले। अच्छा, आपने जो ओजोनोलाइसिस पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा होगा? डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। लेकिन थोड़ा सा हम अच्छे लेवल पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इसका पहले रिएजेंट देखिए क्या है। देखो, इसका रिएजेंट तो पहली बार में ओजोनोलाइसिस है, ओजोन तो है ही, कि ओजोन तो ओजोनोलाइसिस करा रहा है। जो दूसरा है ना, दूसरे में केवल और केवल आपको H2 यूज करना है। H2O, या कहीं जगह H2O2 भी लिखा होगा। अगर आप H2O भी लेंगे तभी H2O2 बन जाता है रिएक्शन में, आपकी चिंता नहीं करनी। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने 2 बता दिए, दोनों क्या होता है, कैसे करना है? बाकी रिएक्शन तो आपको बताया भी गया अच्छे से, तो मैं दोनों बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले आप इसकी ना
पहले आप एक बार इसकी एक बार रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस देख ले, एक बार ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस देख ले, और इसकी एक बार फोटो ले ले ताकि मैं शुरू करूँ। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे एक बात बता दो, जरा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मैंने रिडक्शन सीरीज पढ़ा रखा है? रिडक्शन सीरीज मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिडक्शन सीरीज ऑफ एसिड, रिडक्शन सीरीज ऑफ एसिड, तो आप बताइए क्या बताइए, एसिड का रिडक्शन करने पे क्या क्या बनता है? पहले क्या बनेगा? अगर मैंने माइल्ड यूज किया तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैंने ऐसे एसिड ले लिया, मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे एसिड ले लिया, RCH2 ले लेता हूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे अच्छा मुझे लिखना चाहिए सम्मान के तौर पे, तो पहले एल्डिहाइड बन जाता है, उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा ना। उसके बाद क्या होता है आगे ये ट्रेन कहाँ पे रुकेगी जाके? एल्कोहल। एल्कोहल पे। और ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद इसका रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको भी पता है ना कि हमारे पास एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस HI, जो इसको भी तोड़ मोड़ के एल्केन बदल देता है। वो तो हम अच्छे जानते हैं ना, इसको भी एल्केन बदल सकते हैं, फिलहाल इसका नहीं होता ऐसा बोलते हैं। तो बच्चों, क्या मैं इसी का उल्टा कर दूं? क्या इसी का मैं रिवर्स कर दूं? रिवर्स, अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? ऑक्सीडेशन सीरीज ऑफ, ऑक्सीडेशन सीरीज ऑफ क्या? एल्कोहल लिखना चाहिए ना, क्यों उल्टा कर रहा हूं ना, एल्कोहल। मुझे बताओ, अब बताइए क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले मान लीजिए एक एल्कोहल ले लिया, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे ना, और मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन में आपको पता ही ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन लिखना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो बच्चों वही हम सीखने वाले हैं, जैसे यहाँ यूज करते तो कहानी होती थी, वही सीखने वाले हैं। मुझे बताओ क्या बनेगा अब इसके बाद? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो ये और आगे जाएगा, और ये और आगे जाके तो एसिड में रोक देगा। तो बच्चों ये दोनों सीरीज आपको तो ध्यान है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहीं भी एल्डिहाइड लिखूं, अच्छा मुझे बताओ, ये तो 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है। मुझे बताओ अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता तो क्या बनता? आप ध्यान करके बताओ, याद करके बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल लेता तो क्या बनता था? कीटोन। कीटोन। और बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे आपको पता होगा, कीटोन का ना आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो मुझे एक बात बताइए, यदि कभी आपके पास 1 डिग्री हो और अगर यदि आपने कोई इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो वो सीधे एसिड में ले जाकर रोकेगा। लेकिन यदि आपने आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, चाहे आप अभी स्ट्रॉन्ग लें वीक लें, बच्चों वो कीटोन पे ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन बच्चों उसके लिए एक बड़ा खतरनाक कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप पूरी दुनिया को यही बताएंगे कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन आपको मैंने लिखाया था नॉर्मल परिस्थिति में, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं होता, नहीं होता। क्या मैंने ये बात लिखवाया था? कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज्ड नॉर्मल सर्कमस्टांस, कीटोन आगे, ये मैंने ये बात लिखवाई थी कहीं ना कहीं, ये बात ध्यान होगी, मैंने POC में लिखवाई होगी ये बात, खैर हाँ। मैंने POC में लिखवाई थी। जरा इसकी फोटो ले लो, आप शुरू करते हैं ओजोलाइसिस। ओजोलाइसिस शुरू कर रहा हूं बच्चों। शुरू करने से पहले एक बात फिर सुन लो, ध्यान सुनना। अगर कहीं भी अगर आपको एल्डिहाइड दिखाई दे और मैंने बोला कि साहब उसका ऑक्सीडेशन कराओ तो एसिड बना देना, लेकिन यदि कीटोन दिखाई दे तो कीटोन भैया आगे कुछ मत बनाना, वहीं रुक जाना। मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला कि अरे यार मैंने तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, रिएक्शन क्यों नहीं करा रहा हूं, तब भी रुक जाना, कीटोन पे ही रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। ये बात याद रखिएगा, आगे आपको नहीं बढ़ना है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो वीक लो, आपको कीटोन पे रुक जाना है, लेकिन ऊपर वाले में एसिड तक चले जाना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये बात भूलिएगा मत। अब वो जो लाइसिस की बात बताने जा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया हो, ताकि मैं अपनी बातों को बता पाऊँ।
अब बच्चों मैं ओजोन एनालिसिस एकदम आपको अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे मतलब थोड़ा डिटेल मतलब जो वास्तव में होता है, डुप्लीकेट वाला नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट से आपसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। जरा देखिएगा, तो इसके मैकेनिज्म के लिए जरा सब लोग जरा बिल्कुल फोकस करें, इसकी मैकेनिज्म कैसे, थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो बड़ा सिंपल है। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस बच्चों मैं चाहता ना तो बाकी लोग जैसे बाकी जब बताया जाता है ना कि आपको पता ना ओजोनोलाइसिस के, आपको तो अच्छे से पता है ना क्या लोग बोलते हैं, आपको तो पता है ना क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। बोलते हैं ना ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऐसे बोलते हैं, याद करिए, और ऑक्सीजन जोड़ो, यही बोलते हैं ना, ये 2 मोल ऐसे बना लेते हैं, बोले साहब हो गया ओजोनोलाइसिस। लेकिन साहब थोड़ा समय अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना ना, ध्यान सुनिए। देखो बच्चों मुझे बताओ ओजोन के बारे में बताओ, ये ओजोन है, तो जब ओजोन का जब आप रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओजोन की रिजोनेटिव स्ट्रक्चर एक ऐसे ही बनती है, मैं आपको बता दूं, देखिए एक ओजोन की रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बनती है बच्चों, एक जगह माइनस आता है और एक जगह प्लस आता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक करता है, ऐसे बोला जाता है ना। तो जब इस पर अटैक करेगा तो किसी एक जगह प्लस बन जाएगा, तो प्लस वाला इस पर अटैक कर लेगा। भाई मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये ऐसे है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो किसी एक जगह कार्बोकेटायन बनवाता है ना, जहां कार्बोकेटायन बनाएगा वहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। तो इसी में देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जब कार्बोकेटायन पर सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक किया, तो बगल में जो कार्बन पे प्लस बना उस पर ये माइनस वाला अटैक कर लिया। देखो इक्वल मिला कैसे एक रिंग, एक साइक्लिक टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। मैं इधर दिखाता हूँ, इधर इधर दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, और ये आपने आर ले लिया, और यहाँ भी आपने आर ले लिया। उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पे एच ले लिया और आपने यहाँ पे एच ले लिया, और इसकी आप ओजोनोलाइसिस कराना चाहते हैं, तो आपको पहले स्टेप में ओजोन लेना पड़ेगा। तो ओजोन किस फॉर्म में रहता है, ओजोन आपका इस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिस आर एस इस फॉर्म में भी इसका एक आर एस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तब कैसे अटैक करेगा मुझे बताओ, जब अब ये अटैक कैसे करेगा, ये क्या करेगा, ओजोन का जो O प्लस है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। सॉरी, कैसे अटैक करेगा आप देखो, जैसे मान लो कि ये ओजोन है, ऐसे O प्लस है, ये O माइनस है, तो ये अब ऐसा अटैक करता है। मैंने भाई हम लोग को डायरेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की तरफ दिखाना चाहिए। जब ये इस पर अटैक करता है तो बगल में कार्बोकेटायन बन जाता है, जब कार्बोकेटायन बन जाता है तो ये इस पर अटैक कर लेता है। क्यों, समझ में आ गया, इस पर अटैक करता, तो बताओ क्या बनेगा, जरा बताओ। इसको हटा रहा हूं मैं, जरा देखो क्या बनेगा। ये कार्बन है और इसके बगल में ये कार्बन है, उसके बाद ये आर है, और उसके बाद ये आर है, ये एच तो पहले से था, ये भी एच पहले से था, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन, और इसके साथ ऐसे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ ना, ये जो बना है ना, ये बड़ा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ये। लेकिन चूंकि बीच में बनता है तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, रिएक्शन के बीच में तो बहुत चीज बनते हैं। मैं डायरेक्ट ओजोनाइड नहीं जा रहा हूँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं मोल, मोल मोल ओजोनाइड, मोल ओजोनाइड बोलते हैं, इसका नाम है। और ये क्या है साहब, ये बहुत अनस्टेबल है, ये बहुत अनस्टेबल है। तो बहुत अनस्टेबल है तो बच्चे ये 2 पार्ट में टूटता है। कैसे टूटता है ध्यान सुनना, ये 2 पार्ट में कैसे टूटता है, ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनवाता है, और ये बॉन्ड टूट के ऐसे हो जाता है। कैसे टूटेगा जरा देखो, मैं एकदम बिल्कुल जैसे वैसे लिखता हूँ, मुझे बताओ। ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, आर है, इस कार्बन के साइड में क्या है, एच है कि नहीं, एच है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ है, और इस O के पास जो O था इसने डबल बॉन्ड बनवाया, जैसे डबल बॉन्ड बनाया इसके ऊपर प्लस आना चाहिए। क्यों प्लस आना चाहिए, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, प्लस। अब इधर का मामला संभालिए, C है ना, C है, और ये डबल बॉन्ड जो बना, अभी जो डबल बॉन्ड बना ऊपर वाला जो टूट के आया वो है, और एक R है, और ये H। बच्चों ये 2 पार्ट में टूटता है ना, इसके लिए भी प्रूफ है, मतलब इसके लिए भी प्रमाण दिया गया है। हम बहुत डिटेल में तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये भी सुन लीजिए
कि जब ओजोनाइसिस कराते हैं तो ये 2 पार्ट में टूटता है, इसके लिए भी प्रमाण दिया गया, भले आपको ना बताया गया हो लेकिन याद रखिए। तो बच्चे ये होता कि इसके बाद जरा सुनिए प्रोसेस होता ये है ना कि ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है, और इसका बाद ये क्या करता है, ये जो है ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पे अटैक करता है। देखो एक बार फिर सुनो, सबसे पहले एल्कीन आपका मूल ओजोनाइड बनाता है जो कि बहुत स्टेबल, वो 2 पार्ट में टूटता है, और उसका जो 2 पार्ट है ना वो आपस में अटैक करता है। तो जब आपस में अटैक करते जरा देखो, बताओ जरा देखना क्या, बिल्कुल धैर्य मत खोना, देखना क्या बनाता है। पहले देखो जो जैसा वैसे लिख देते हैं, सी ऐसे ही है, आर ऐसे ही है ना, एच भी ऐसे ही है, इसके नीचे वाला एक ऑक्सीजन ऐसे है, ठीक है। अब इधर देखो, सी ऐसे है, आर ऐसे है, और एच ऐसे है। अब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ जो था, इसका पाई इस पे अटैक किया तो ये बन गया भाई, इसका वाला पाई इस पे अटैक किया तो इससे जुड़ गया ना, इस कार्बन से मैंने जोड़ भी दिया। और नीचे वाला जरा देखो, नीचे वाला इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, नीचे वाला इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, नीचे वाला जो पाई, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा, लेकिन यहाँ का पाई बॉन्ड इससे भी जुड़ गया। जरा देख लो बच्चों, इसी को बोलते हैं ओजोनाइड, जो आपने देखा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, आपके सर लोगों ने बताया होगा। ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, ये थोड़ा स्टेबल होता है, इसका नाम ओजोनाइड होता है, ओजोनाइड। ये आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब जो वास्तव में रिएक्शन के बीच में बनता है, जो थोड़ा स्टेबल है। थोड़ा इसकी फोटो ले लीजिए ताकि काम की बातें आगे करें। जल्दी से फास्ट। बच्चा बिल्कुल इसे सिस्टमेटिक में नोट्स आपकी कॉपी करनी है ना, इसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में नोट्स कॉपी करने की, शाम तक मैं आपको नोट्स दूंगा। आज कोई और भी लिखना बाकी है ना, पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया। अब जरा देखना बच्चों, आगे सारा दर्जा सुनना। अब मैंने क्या किया, अब इस रिएक्शन मैंने H2O डाल दिया, पानी डाल दिया, देखिएगा। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, जैसे मैंने इसमें पानी डाला तो ये 2 पार्ट में टूटा, ऐसे ऐसे, ये पार्ट ये हो गया, ठीक है। मैंने सही लिखा है ना, H2O2। थोड़ा सा इधर ये सही से बना नहीं पाया हूँ, उसको सही से बना दूँ मैं। सही से मतलब थोड़ा सा जैसे लगना चाहिए ना टूटना, जैसे ये ऑक्सीजन ऐसे है तो ये जो दूसरा ऑक्सीजन इसका बगल, ताकि मैं सही से तोड़ पाऊँ, है ना, ऐसे, ठीक। तो बच्चों ये 2 पार्ट में टूटता है, 2 पार्ट में क्या टूटता है, देखो ये 2 पार्ट में से टूटता है, ठीक। ये 2 पार्ट में से टूटता है ऐसे। H2O डाला तब, तो जब H2 पार्ट में डालेंगे 2 पार्ट में टूटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कार्बन है, H2 है, H2 और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन पर तो OH आ जाएगा और ऑक्सीजन पे H आ जाएगा। क्यों भाई, कार्बन को ये आ जाएगा ना, देखो ना, ये यही से टूटेगा ना, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, तो जो जिस पर टूटेगा अगर मैं पानी डालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, देखो इस कार्बन पे वास्तव में 2 OH आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ये H2O2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया ना ऑक्सीजन है तो ये H2O2 बना लेगा। देखो क्या बनेगा मुझे बताओ, 2 मोल आपके बन जाएंगे RCHOH और OH प्लस H2O2। अब आप याद करो, एक कार्बन पे 2 H क्या अनस्टेबल है, तो यहां से पानी तुरंत निकलेगा। क्यों, ये अनस्टेबल होता है ना, तो मुझे बताइए क्या यहाँ से H2 निकल जाएगा बाहर, H2। जब यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा तो मुझे बताओ क्या बनेगा, बताओ, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड लिख दो क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा ना। क्यों, कुछ हाँ ना बोलो, एल्डिहाइड बनेगा नहीं बनेगा। हाँ। तो 2 मोल RCHO प्लस H2O2। बच्चों पहले आप इतनी फोटो ले लीजिए, अब मैं आपको काम की बातें बताना हूँ, पहले इतनी फोटो ले लीजिए प्लीज, फास्ट। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं सब हटा रहा हूँ, पूरा सीन हटा रहा हूँ, अब मैं पूरा सीन हटा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसको हटा रहा हूँ। अब आपको देखो, ये जो H2O2 ना बच्चों, इसी को समझाने के लिए मैंने पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म बताई है, नहीं तो मैं शॉर्टकट बता देता। मैं सब हटा के अब अपनी बातें बताने वाला हूँ जो मेन है। देखो मुझे एक टॉपिक बताने के लिए मुझे इतनी बड़ी पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ी है,
बच्चों ये जो बगल वाला H2O2 है ना, ये अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर आपने इसको खत्म नहीं किया ना, तो ये बच्चों ने ऑक्सीडेशन कर देता है। अगर आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया ना, ऑक्सीडेशन कर देता। सर समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। मुझे बताओ क्या आपको ये प्रोडक्ट मिला था एल्डिहाइड वाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बगल में H2O2 मिला था? यस सर। अब जरा देखना, अब करते क्या है बच्चों कि H2O2 को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसमें जिंक डाल देते हैं। तो सर जिंक डालने से क्या होगा, अभी बताता हूँ क्या होगा, पहले सुनो। जैसे जिंक डालते हैं तो ये H2O2 डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों, जो पहले से बना है एल्डिहाइड, वो चुपचाप वही प्रोडक्ट बन जाता है, बात खत्म। लेकिन मुझे बताओ, अगर मान लीजिए एल्डिहाइड आपने नहीं डाला, मान लीजिए आपने ये नहीं डाला सपोज, तो आप इसकी जगह पे बच्चों ये भी डाल सकते हैं, क्या, डाइमिथाइल सल्फाइड भी डाल सकते हैं। इससे भी क्या बनता है, इससे भी एल्डिहाइड बनता है। क्यों? क्योंकि ये भी H2O2 को बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बच्चों ध्यान सुनिएगा। और ये जो दोनों रिएक्शन जो देख रहे हैं ना, इसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और बच्चों जरा ध्यान सुनो। तीसरा सुनो, मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि आपने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो डिस्ट्रॉय नहीं किया तो मुझे बताना चाहता हूँ, ये जो H2O2 है ना, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। और जब फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो मुझे बताओ, अगर एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या एसिड बनेगा, नहीं बनेगा? बच्चों उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो जरा आप अब मेरी बात पूरा सुनो, क्या बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई एल्कीन है, जरा ध्यान सुनना। और मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है, ऐसे कोई एल्कीन है, कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है, ये कोई ऐसा एल्कीन है। अब मान लीजिए कि आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया, मान लीजिए आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस सपोज, तो क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ना और ये बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन चिपका देना, ऐसे चिपकाना, मतलब 2 मोल बन जाएंगे। क्यों? मैं ऐसे 2 मोल डायरेक्ट बना देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? कृपाली आवाज आ रही है? ठीक है, कृपाली आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, ऐसा है, मेरी बात सुनो। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि देखो, टाइम तो लग रहा है, लेकिन आप खुद देखिए, मैं आपको हर बातें आराम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसी है जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी एग्जाम दें, चाहे गुजकेट एग्जाम दे या कोई भी एग्जाम दे। तो बच्चों देखो, अब मैं आपको बता दूं कि बायो सर की क्लास में अभी जस्ट, हाँ, मैंने बायो सर से भी रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी आपकी क्लास में लेना चाहता हूँ। बायो सर ने ठीक है बोला कि आप ले लीजिए, कल मैं क्लास ले लूंगा डायरेक्ट। तो बच्चों मेरी बात सुनो, पहले मैं इसको बता लेता हूँ, फिर मैं 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगा। ब्रेक के बाद आपको फिर जुड़ना है, गलती मत करना, जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं आज ऑक्सीडेशन समाप्त करूंगा और नोट्स मैं आपको शाम को दूंगा, लेकिन मैं आपको खुद लिख के समाप्त करूंगा। अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता मत करिए। पहले मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चों आपने रिडक्टिव ओजोनालिसिस करा, रिडक्टिव ओजोनालिसिस कैसे कराते हैं मुझे बताओ। क्या करते हैं, ओजोन ले लेते हैं, ओजोन सबसे पहले ओजोन ले लेते हैं, और ओजोन के बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में या तो आप जिंक डाल दीजिए, मान लीजिए आपके पास जिंक नहीं है तो आप डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दीजिए। तो क्या होता है, ये 2 पार्ट में टूट के ऑक्सीजन जोड़ देता है, इसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनालिसिस। ये डायरेक्ट है। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि आपने आपने मान लीजिए कि कोई प्रबंध नहीं किया, आपने जिंक नहीं डाला, तो जब आप जिंक नहीं डालेंगे, आप ओजोन ले लीजिए, ओजोन के साथ केवल पानी ले लेते, केवल पानी ले लीजिए। तो बच्चों क्या करेगा मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन जोड़ेगा, और उसके बाद इसको ना दोबारा एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस कराओगे, तो बच्चों ना रिडक्टिव ओजोनालिसिस के बाद एक स्टेप और जाएगा। समझ नहीं पाया यार? हेलो, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? कुछ बोलो, हाँ ना? मैं आपको बताता हूँ, जरा फिर सुनो। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक एल्केन लिख दिया, मैंने एक एल्केन यहाँ लिखा, जरा देखो। मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, यहाँ पे आर, और यहाँ पे एच लिख देता हूँ। बच्चों इस कार्बन के पास एच है ना, तो मैं सबसे पहले इसका रिडक्टिव करा रहा हूँ। रिडक्टिव ओजोनालिसिस कैसे कराते हैं, ओजोन लेते हैं,
ओजोन 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 ले लिया सब फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इसका रिडक्टिव एनालिसिस के लिए या तो आप वो जिंक डाल दीजिए। मान लीजिए आप जिंक यूज नहीं करते तो डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दीजिए। तो क्या होता है मुझे बताओ, क्या ये दो पार्ट में टूट जाता है? दो पार्ट में। तो जब दो पार्ट में टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? अब तो दोनों अलग अलग है ना, देखो आर सी एच और ओ, एक बन जाता है एल्डिहाइड, और एक क्या बनेगा, एक यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये कीटोन बन जाएगा। यह समझ में आ गया? तो ये क्या, ये रिडक्टिव ओजोनालिसिस है। लेकिन मान लीजिए कि आपने रिडक्टिव ओजोनालिसिस नहीं कराया, आपने क्या कराया, आपने फर्स्ट स्टेप में ओजोन ले लिया, ओजोन, और उसके बाद आपने केवल और केवल पानी ले लिया, पानी केवल H2O ले लिया, केवल पानी। H2O नहीं तो H2O2 ले लिया, क्योंकि आपको पता ना H2O2, अगर आप पानी ले लेंगे तब भी H2O2 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जो बचा रहता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये यहाँ तक तो लेके आएगा, ये यहाँ तक तो लेके आएगा, लेकिन ये दोबारा ना इसको ने क्या करेगा, ये दोबारा इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये कीटोन है, कीटोन तो कभी ऑक्सीडाइज होता नहीं, तो कीटोन ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। मुझे बताओ, अब तो समझ में आ गया ना कि अगर आपके सामने ऑक्सीडेटिव होगा तो आप रिएक्शन को एक स्टेप और आगे ले जाइए। नहीं, कीटोन है तो छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ कीटोन हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर एल्डिहाइड हो तो उसको एसिड में बदल लिए। लेकिन बच्चों यदि कभी केवल और केवल रिडक्टिव ओजोनालिसिस से कैसे पहचानेंगे, ओजोन के साथ जिंक या डाइमिथाइल यूज करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ। ठीक, इसकी फोटो ले लीजिए यार। इसकी फोटो ले लीजिए। देखिए एक बार फिर मेरी बात समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं बच्चों। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बड़ा सिंपल टेक्निक है। देखो, अगर आप रिडक्टिव कराते हैं तो डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन चिपक जाएगा, लेकिन यदि आप ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो रिडक्टिव तो होगा ही, क्योंकि वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद एक स्टेप और जाएगा। क्या, अगर एल्डिहाइड है तो एसिड बन जाएगा, और अगर कीटोन है तो बेचारा वहीं पड़ा रहेगा। अब प्रश्न ये है कि आपके मन में क्वेश्चन आया होगा जब ये मैं पढ़ा रहा था कि सर ये जो जिंक है, है ना, ये जो जिंक H2O है, ये जो जिंक H2O है, और ये जो जिंक के साथ H2 लेते हैं, और ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है, ये कैसे H2O2 को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने H2O2 को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो क्या हो जाएगा, जरा बता दो क्या हो जाएगा? क्या उसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो? क्यों? तो बच्चों जरा देखो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं। मान लीजिए H2O2 आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो इसमें जिंक डाल दीजिए। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना। तो जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा, ZnO बन जाएगा, जिंक एक ऑक्सीजन ले लेगा और साथ में पानी बना लेगा। मुझे बताओ क्या डिस्ट्रॉय हो गया? जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वही रुक जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपने जिंक नहीं डाला तो आपके पास दूसरा साधन क्या है? आपके पास दूसरा साधन ये है कि आप इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दीजिए। बच्चों ये जो बता रहा हूँ ना, ये पेपर में आ चुका है, ये नीचे वाला जो बता रहा हूँ ये पेपर में JEE में आ चुका है, इसलिए किसी चीज को हल्के मत लेना। तो जैसे डालते हैं बच्चों ना, ये क्या होता है, आप याद करिए DMSO, जब मैंने SN2 पढ़ाया था, ये DMSO बना देता है, DMSO और H2O। ये क्या साहब, ये DMSO है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। DMSO का वेपर बन जाता है, उड़ जाता है। तो बच्चों देखो JEE में क्वेश्चन क्या आया था, JEE में क्वेश्चन यह आया था कि क्या क्या मिथाइल सल्फाइड H2O2 को डिस्ट्रॉय करता है? पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या मिथाइल सल्फाइड में H2O2 डालने पे DMSO बनता है जो कि वेपर बन के उड़ जाता है? बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू था। ये JEE का क्वेश्चन था। देख रहे हो ना JEE कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और JEE का क्वेश्चन यूनिट में रिपीट होता है। इसको कॉपी कर लीजिए, फोटो ले लीजिए फास्ट। इसको हटा रहा हूं मैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने एल्किन का तो मामला बता दिया, अभी जस्ट एल्किन का बताया, एल्काइन वाला बता दो, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो बच्चे मैं ट्रिपल बॉन्ड का बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रिपल बॉन्ड का बताने जा रहा हूँ। एल्किन का तो कोई टेंशन नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन तोड़ो। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव आएगा तो बात को आगे बढ़ा देना, कीटोन को छोड़कर ना, कीटोन तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, चाहे ऑक्सीडेटिव करा चाहे रिडक्टिव करा, क्योंकि कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। कीटोन नॉर्मल परिस्थिति में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में यदि मैं बात करूं, सबसे पहला जो फर्स्ट है, पहला जो बात करूं, ये रहा ओजोन, ये ओजोन है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जिंक, जिंक के साथ पानी ले लूं, जिंक के साथ पानी ले लूं,
अब मान लो मैं ये नहीं ले रहा हूँ तो इसके जगह पे मुझे डाइमिथाइल सल्फाइड लेना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों H2O2 को डिस्ट्रॉय करता है, आपको पता है ना, इसकी मैकेनिज्म में H2O2 बगल में बनता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, जब ध्यान सुनो क्या होगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, कोई एक बॉन्ड टूटेगा, तो जब एक बॉन्ड टूटेगा ना तो उसमें ऑक्सीजन चिपका देना बस भाई, एक बॉन्ड तो रहेगा ना, तो इसका जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा, फिर एक और पाई बॉन्ड है तो उसका एक और बॉन्ड टूटेगा, इसको एक और बॉन्ड टूटेगा, दोनों में ऑक्सीजन चिपका दो, लो आंसर हो, सिंपल। भाई इसके बाद 2 पाई बॉन्ड है ना, तो दोनों में ऑक्सीजन चिपका दो। तो ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडेटिव है। लेकिन बच्चों यदि आपको रिडक्टिव ऑर्गेनाइसिस है, यदि मान लीजिए कि आपको इसी रिएक्शन को दोबारा करा रहे हैं, इस रिएक्शन में आपने ओजोन फिर ले लिया, और ओजोन लेने के बाद यदि आप इसमें H2O ले रहे हैं या H2O2 ले रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप H2O भी लेंगे तब भी H2O2 बन जाता है, आप अच्छा जानते हैं कि उसमें H2O2 ऊपर ऑक्सीजन है तो बन जाता है, बनता है ना, कोई लेने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर मन हो तो अलग से ले लो। तो बच्चों क्या होता है मुझे बताओ, ये इसी का ना दो, सॉरी यहाँ पर छूट गया बच्चों, ये इसी को क्या करता है, 2 पार्ट में ब्रेक करके ना इसी को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये 2 पार्ट में टूटेगा तो 2R3OH बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ना कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने एल्कीन और एल्काइन दोनों बता दिया, और इस पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो तो मैं आगे कराऊंगा, मैं चाहता हूं इसकी फोटो ले लीजिए फास्ट जल्दी से। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लिस्ट भेज दूंगा आज। देखो इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की लिस्ट भेजूंगा, और इस पे पूरी न्यूमेरिकल्स जो शीट है वो भी भेजूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको केवल और केवल 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट मतलब मेरी जो क्लास है वो दोबारा 9 बजे से शुरू होगी। कितने बजे से? 9 बजे शुरू होगी। आज बोर्ड की क्लास नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा हम लोग फायदा उठाएंगे, 9 से 10 ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10 बजे से मेरी क्लास ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर बाद तुरंत आज जुड़े, है ना। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं 10 बजे तुरंत। ओके, थैंक यू। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे स्ट्रॉन्ग, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे तगड़ा क्या है साहब? आपने केमरफोर का नाम सुना? केमरफोर, एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, केमरफोर कौन सा ले रहा हूं मैं? केमरफोर कौन सा ले रहा हूँ? हॉट ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ? कंसंट्रेट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि याद करिए, अगर मैं डालूट ले लिया तो बेयर हो जाएगा, और बेयर अपने काम लायक नहीं है, बेयर फिर बेकार हो जाएगा। बेयर माइल्ड होता है, कमजोर होता है, और वो अलग काम करने लगेगा, वो केवल एक पाई को तोड़ेगा, 2 एक चिपकाएगा। लेकिन ये कभी गलती मत करना बच्चों, ये आप एसिडिक मीडियम में लीजिए, है ना, ये एसिडिक मीडियम में लीजिए या बेसिक मीडियम में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काम एक ही करेगा, समझ रहे हैं ना, काम एक ही करेगा, चाहे एसिडिक लो चाहे बेसिक लो। लेकिन बच्चों एक और है, OR लिख देता हूँ, एक और कौन सा है? K2Cr2O7 है। लेकिन बच्चा आपको K2Cr2O7 हमेशा आपको H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, ये तो आपको डी ब्लॉक में भी बताया गया है। बच्चों ये कभी भी यदि ये दोनों कभी दिख जाए, ये कभी भी दोनों दिख जाए, ये दोनों कभी दिख जाए, समझ लीजिएगा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ KMN4 एसिडिक बेसिक दोनों में चलेगा, काम करेगा, वही काम करेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। लेकिन K2Cr2O7 आप केवल एसिडिक मीडियम H2SO4 के साथ लेंगे। खैर, प्रश्न ये कि सर ये क्या करता है, जरा देखो क्या करता है। मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड है, ये कोई डबल बॉन्ड है, और आपने इन दोनों में से कोई भी ले लिया। देखो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये क्या करता है ना, ये डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, और डबल बॉन्ड को केवल तोड़ता नहीं है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के ना सीधे एसिड पे ले जाकर रोकता है। आप सोचिए, सीधे एसिड पे ले जाकर रोकेगा कैसे? मैं पहले लिखता हूं, ये मैंने क्या लिखा, जरा ऊपर देखिए, मैं लिख रहा हूं हॉट कंसंट्रेट KMnO4 कौन सा साहब? एसिडिक मीडियम लो, एसिडिक मीडियम मतलब HCl या कुछ भी ले लो, बेसिक मीडियम मतलब NaOH या KOH ले लो, बेसिक मीडियम ऐसे ही होता है ना, एसिड में बेसिक मीडियम लो। अगर मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते, आपका मन ये नहीं लेने का, मान लीजिए पेपर में ये नहीं दिया है, तब भी आपको चिंता नहीं करनी, फिर क्या लेना आपको लेना है K2Cr2O7 और साथ में H2SO4। तो बच्चों वही काम, और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था,
कि ये डबल बॉन्ड पूरा टूटता है, और डबल बॉन्ड टूटने के बाद मुझे बताओ क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? तो बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन है, जहां सुनिएगा, जिसके पास हाइड्रोजन उसको तो एसिड में बदल देगा। क्यों एसिड में बदलेगा? क्योंकि जब वो टूटेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद ये बहुत स्ट्रांग है, ये उसको रोकेगा नहीं, वो सीधे ले जाके एसिड में रोकेगा। लेकिन जिसके पास कीटोन, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो बच्चों उसको कीटोन में ही रहने देगा। क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं कि कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? सिंपल है, क्लियर होगी। अब पहला क्वेश्चन शुरू करें। देखो एक बार फिर सुनो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? आप क्या चेक करो, आप चेक ये करो कि कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? अगर हाइड्रोजन है तो आप एसिड बना दो, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप कीटोन पे ही रोक दो, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। ये तो डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखिए क्या है। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको पता है दोनों तरफ आर ही आर है। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में ये टूटेगा, ये पूरा बॉन्ड टूटेगा और 2 मोल आपके एसिड के बन जाएंगे। इसमें तो कुछ सोचना ही, इसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देना, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड में ध्यान देना, पहले आप इसकी फोटो ले ताकि क्वेश्चन शुरू करें। इसकी फोटो लीजिए, इसका फोटो लीजिए फास्ट। इसको हटा रहा हूं मैं। अब जरा पहला क्वेश्चन करते हैं ना, पहला क्वेश्चन कर रहा है, मुझे मुझे आंसर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और CH है, यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया और यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया। मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, मान लीजिए मैंने सेम वही किया, ऊपर वाला ले लूं या नीचे वाला ले लूं, क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा क्या? इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो दोनों एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बनने के बाद क्या दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे? कुछ बोलो। क्या दो मोल एसिटिक एसिड के बन जाएंगे MeCOH? कुछ बोल दो। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे एक बात, जैसे ये क्वेश्चन है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। और मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन, आपको दिखाई नहीं देगा बताऊँ क्वेश्चन में, तो जैसे मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले मैं आपको एक रफ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, और ये भी बॉन्ड टूट के यहाँ भी ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो ये पोर्शन पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी पोर्शन पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ नहीं रहा यार? हो जाएगा ना कन्वर्ट? हाँ। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट। अब आपको ये पूरा नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या मुझे बताओ, डायरेक्ट क्या लिखूँ जरा बताओ? क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूँ कि ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ऐसे, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी? बोला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? याद रखिए, हाँ। हाइड्रोजन देखना है ना, हाइड्रोजन देखना जरूरी है। मुझे बताओ, मान लीजिए कि मैंने ऐसा काम, ऐसी एक टेक्निक अपनाई जिससे हाइड्रोजन मान लो 1 ना रहे। कैसे अपना सकते हैं? वहां पे आप एक मिथाइल लगा दीजिए, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। मान लीजिए मैंने ऊपर एक मिथाइल लगा दी है। अब बच्चों यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, जब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो केवल कीटोन बनेगा, और कीटोन तो बेचारा आगे ऑक्सीडेशन होता नहीं, लेकिन नीचे तो है ना। अगर मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर लिए, तो जरा मुझे प्रोडक्ट बता दो, जरा मुझे बता प्रोडक्ट ऊपर वाले में क्या करें? एक मिनट, दोबारा स्क्रीन दिखा दूं मैं आपको। ऊपर वाले में क्या करें बताओ? ऊपर वाले में क्या, एकदम बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ऐसे कीटोन रहने दे और ऐसे मिथाइल लगा दे। और नीचे वाले में सिर्फ बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आई? ये समझ में आया? एसिड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। और अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको एनसीईआरटी में ये आपके एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एनसीईआरटी में है कि नहीं है? बताओ क्या बनेगा दोनों साइड में? कीटोन। दोनों साइड में कीटोन बना ले क्या? ऐसे दोनों साइड में से कीटोन बना दे, देखो ऐसे कीटोन, ऐसे कीटोन बना, देखो दोनों साइड में कीटोन बना ली। कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीजन चिपकाना बस। इसको फोटो ले लो।
ले लिया। अब जरा जरा मैं इसको हटा रहा हूं ना। बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैं करीब जब से पढ़ा रहा हूं तब से आपको मैं एक ही बात याद करा रहा हूं कि कीटोन का नॉर्मल परिस्थिति में ऑक्सीडेशन नहीं होता। मैंने ये बात याद कराया, लेकिन मैं इस बात को लिख भी देता हूं। लेकिन मुझे मुझे बताओ, क्या मैंने ये भी बोला कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, वो हम अभी पढ़ने वाले, तो बच्चों को टाइम आ चुका है। पहले मैं इस बात को लिख दूं, कि देखो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कीटोन्स का, ये जो कीटोन है ना, यहां लिख देता हूं मैं, कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइजेबल, है ना, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। मतलब सामान्य परिस्थिति में ना, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ले ले, कुछ भी लेना, वो नहीं होता, कीटोन ही रहेगा। ये बात याद रखिएगा, सर्कमस्टेंसेस। तो इंग्लिश का जो शब्द होते हैं बड़ा आसान होता है, जैसे है ना वैसे लिखना है। सर्कमस्टांसेस लिख दिया एकदम साफ साफ, कोई बहुत टफ नहीं है सर्कमस्टांसेस। लेकिन यहां लिख देता हूं, तो अपनी कहानी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, और वो हम कराने वाले हैं। भाई कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, हम वो कराने वाले हैं, वो कराने जा भी रहे हैं कीटोन का ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों, मेरी लगातार क्लास भी है, मेरी इसके बाद तुरंत 11th में भी क्लास है, मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप समझ लीजिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो जरा मुझे एक बात बता, मैं आप लिख दूं क्या? कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, इसके लिए बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, लिख देता है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है बस बहुत ही विषम परिस्थिति चाहिए। ड्रास्टिक कंडीशन मान लो कि बेचारा कोई बहुत गरीब है, तो क्या बोलेगा, उसकी कंडीशन बड़ा ड्रास्टिक है। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही अलग तरीके का। ड्रास्टिक कंडीशन यदि आप अप्लाई कर दें तो ये ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताऊं, जरा देखो, मैं पहले कीटोन ले रहा हूं, जरा ध्यान सुनिए, मैं एक कीटोन ले रहा हूं, ऐसा देखिए जरा, ये कीटोन ले रहा हूं, ये कीटोन है, ये कीटोन ले रहा हूं। और ड्रास्टिक कंडीशन क्या क्या, देखो सबसे पहले तो जो सबसे आपके पास जो सबसे स्ट्रांग है, पहले वो ले लो। सबसे स्ट्रांग आपके पास क्या है? सबसे आपके पास स्ट्रांग है हॉट कंसंट्रेट KMnO4 है, आप पहले ये ले लो। पहले तो आपको ये लेना पड़ेगा, लेकिन अभी भी बात नहीं बनेगी, आपको पता अभी भी बात नहीं बनने वाली है। हीट करो, और हीट मत करो, आप लंबे समय तक हीट करते रहो। लंबे समय तक हीट मतलब जैसे ऐसे देखो, मैं लिख देता हूँ, लॉन्ग समय तक हीट करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोलॉन्ग कीपिंग मतलब लंबे समय तक आपको हीट रखना है। प्रोलॉन्ग कीपिंग, ये सिचुएशन आपको लंबे समय तक रखना है ना। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग समय तक रखना है। और अभी भी बात बनेगी नहीं, अभी भी बात की नहीं बनेगी कि अभी भी आपको क्या करना, अभी भी आपको ना हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना पड़ेगा। बच्चों ये है ड्रास्टिक कंडीशन। अगर आप ऐसा करते हैं तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद बच्चों ने ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जरा पूछा, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे ना, इधर में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ये एसिड बन जाएगा। बच्चों देख लो, इतनी कंडीशन होने के बाद ही ना, इतनी कंडीशन, इधर 3 कार्बन का एसिड बनेगा, तो 2 ये हो गया, तीसरे कार्बन मुझे एसिड जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आंसर। तो इसकी फोटो ले लो। ले लिया? जरा देख लो होता भी कैसे, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता भी देता हूँ कैसे होता है, ये भी देख लो। जरा इसके मैकेनिज्म देख लो, इसके जरा मैकेनिज्म जरा देखो, ये बता देता हूँ। बच्चों ये क्या करता है ना, ये यहाँ से टॉटोमेरिज्म करता है। टॉटोमेरिज्म समझ रहे हैं ना? ये कीटो है ना, तो इनॉल बदल सकता है, इनॉल बन सकता है ना, इनॉल। यहाँ से हाइड्रोजन घूमते उधर चला जाए, यहाँ से हाइड्रोजन घूमते चला जाए उधर, तो देखो ये इनॉल बन जाता है, इनॉल बन जाता है। भाई आप इतनी परिस्थिति लगाएंगे तो ये इनॉल बन जाता है।
और उसके बाद आपने क्या यूज किया, KMnO4 यूज किया। KMnO4 क्या करता है मुझे बताओ। KMnO4 यहाँ के बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनवा देगा, और क्या करेगा भाई। KMnO4 का काम तभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया ना मैंने अभी आपको, कि डबल बॉन्ड को तोड़ के एसिड बना देना, देखो बन गया आंसर। लेकिन बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है मेरी बात सुनो। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हमेशा कम कार्बन की तरफ हमेशा रहेगा, ये बात याद रखिएगा जब भी आप ब्रेक करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये लेस क्राउडेड की तरफ ही रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए इसकी फोटो एक बार फिर ले लीजिए ताकि शुरू करें एक बात। चलिए अब मैं बच्चों आपको एक साथ बताता हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन जो थोड़ा सा है वो दूर हो जाए। सर एक साथ क्यों बता रहे हैं मुझे बताइए। आपने इतना चीजें पढ़ ली, आपको बाउंस हो रहा होगा। एक साथ अगर हम उसको रिवाइज कर लेते, इसको हटा रहा हूं मैं, जरा ध्यान सुनिएगा। जो रिवाइज कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साथ मतलब सर आपने बेयर्स रिएजेंट यूज कर लिया, सर आपने ओजोनोलिसिस करा लिया, सर आपने रिडक्टिव करा लिया, आपने सब करा लिया, और वो भी डबल बॉन्ड का पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट बना। आपने OSO4 यूज कर लिया, आपने पर एसिड भी यूज कर लिया, उसी के बारे में कहानी चल रही। मुझे बताओ, जैसे मान लो कि बच्चों ये कभी आपको एल्कीन दिख जाए सपोज, किसकी क्या क्या आपने रिएक्शन पढ़ा है आप बताइए। इसकी रिएक्शन आपने सबसे पहले किससे पढ़ा था। अभी मैंने सबसे पहले बताओ किससे पढ़ाया था सबसे पहले, फर्स्ट नंबर सबसे पहले किसका पढ़ाया था मुझे बताओ। क्या हमने आपको कोल्ड डायलूट, क्या हमने KMnO4 से पढ़ाया था। और क्या मैंने इसका नाम, क्या ये सीन एडिशन होता, सीन एडिशन ये भी बताया था। क्या इसका नाम बेयर्स रिएजेंट होता। क्या मैंने बोला था कि ये आप ये जो KMnO4 ये बड़ा वीक है बेयर्स रिएजेंट। तो मुझे बताओ क्या करता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पे OH चिपका देगा। बोलो ये सबसे पहला रिएक्शन था कि नहीं जेम्स पटेल। ठीक है, मुझे बताओ इसके बाद दूसरी रिएक्शन कौन सी थी। दूसरी रिएक्शन क्या थी मुझे बताओ। OSO4 से क्या था, क्या ये भी सेम से सेम प्रोडक्ट बनाता। दूसरी रिएक्शन ये थी, दो हो गया, चलो ठीक है। मुझे बताओ तीसरा रिएक्शन क्या था। तीसरा रिएक्शन क्या था भैया जय पटेल, तीसरा रिएक्शन क्या था जय पटेल में ये था कि सर अगर आप कोई भी एसिड ले ले, मैं PA ले लेता हूँ, PA ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ जय पटेल सबसे पहले क्या होता था। सबसे पहले यहाँ पे क्या कोई एक पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड यहाँ पे एक पेरोक्साइड बनेगा बीच में, क्यों जहाँ पे डबल बॉन्ड है ये पेरोक्साइड बनेगा। उसके बाद ये SN1 रिएक्शन करेगा। ये सब रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा मुझे बताओ। ये जाके अटैक करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, तो मुझे बताओ क्या दोनों जगह OH आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ वैसे वैसे तुमको पता, फिर भी देखो ये एंटी एडिशन होता है। ये 3 रिएक्शन हो गया। मुझे बताओ चौथी रिएक्शन अभी क्या बताया मैंने। क्या हमने चौथी रिएक्शन ओजोन से बताया, ओजोन से बता, मैंने ओजोन से क्या बताया मुझे बताओ। मैंने ओजोन से ये बताया, ये ओजोन रहा ये ना। उसके बाद ये ZnH2O, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो क्या लीजिए, डाइमिथाइल सल्फाइड ले लीजिए। तो ये मुझे बताइए क्या ये रिडक्टिव है। तो रिडक्टिव क्या करता है, रिडक्टिव केवल इसके पाइप इसको केवल बॉन्ड को तोड़ता है और ऑक्सीजन चिपकाता है। तो क्या ये 2 मोल बन जाएंगे CHO के R, ऐसे ऐसे 2 मोल, और रिएक्शन ये रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि H2O2 बेकार हो गया। लेकिन मुझे बता दीजिए अगर आप इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तब क्या होगा, आगे कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि आपने ओजोन तो ले लिया, लेकिन आपने किसी प्रकार का कुछ और नहीं लिया, आपने केवल पानी ले लिया, केवल पानी। अच्छा पानी लो, मैं बार बार कह रहा हूँ H2O2 लो। अब H2O2 तो बेचारा है, ये क्या करेगा, क्या इस बात को आगे बढ़ा देगा ये, क्या इसको और आगे बढ़ा के क्या ये एसिड में रोकेगा इस रिएक्शन को। बच्चों मुझे बताए क्या आपने एक और रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी जस्ट अभी मैंने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है बताओ, बोलो जरा बोलो। हॉट KMnO4 एसिडिक मीडियम में लो या बेसिक मीडियम में लो। और बच्चों अगर मान लीजिए आप ये नहीं लेते तो K2Cr2 से वो ले लीजिए, दोनों काम एक ही करता है ना, वही बताया मैं, K2Cr2 से वो ले लो। लेकिन याद रखिएगा आप एसिडिक मतलब H2SO4 के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो बताओ जरा जय पटेल क्या करता है, ये भी क्या इसके बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ के एसिड बना लेता है ऐसे। मुझे बताओ क्या अभी तक हमने आपको ये रिएक्शन पढ़ा दिया, क्या ये एल्कीन की रिएक्शन है, क्या ये सिंपल है कि नहीं, देख लो आसान हो गया। इसकी फोटो एक साथ ले लो यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना समझ में, ठीक है। अब प्रश्न ये कि सर आपने डबल बॉन्ड का तो बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ करो सर।
तो लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये लोग ट्रिपल बॉन्ड के एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा सुनिएगा, ट्रिपल बॉन्ड का। अब मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड की कहानी शुरू हुई। सबसे पहले जरा देखो, मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लिया, तो ये क्या करता है, ये OH चिपका लेगा भाई, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो 2 OH चिपका लेगा, ऊपर भी चिपका देगा, और क्या करेगा, यहाँ भी एक OH चिपका देगा, और यही करेगा ना, यही करेगा, और उसके ज्यादा क्या कर सकता है, यही करेगा ना, क्यों। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एक कार्बन पे 2 H स्टेबल होता है, नहीं ना। तो यहाँ से मुझे बताओ, क्या यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो H2O निकलेगा तो केवल कीटोन बनेगा, यहाँ भी केवल कीटोन बचेगा। तो जरा देखो, क्या यहाँ पे डाई कीटोन बन जाएगा, डाई कीटोन है ना, कितना सिंपल, देखो कितना सिंपल है, डाई कीटोन बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि एल्काइल बेयर रिएक्शन करके डाई कीटोन बनाता है। बच्चों जरा दूसरी रिएक्शन देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी रिएक्शन होती नहीं है, नो रिएक्शन, मतलब रिपोर्टेड ही नहीं है, नॉट रिपोर्टेड, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं है, कभी गलती से करा मत देना ना, नॉट रिपोर्टेड। अब एल्काइन की 2 रिएक्शन होगी, तीसरी रिएक्शन जरा मेरी बात सुनिए बच्चों, जो तीसरी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन भी नहीं होती है। प्रश्न आपके साथ, तीसरी रिएक्शन क्यों नहीं होती। हाँ, तीसरी रिएक्शन नहीं होने के पीछे रीजन भी है, लेकिन मैं पहले लिख देता हूँ नो रिएक्शन। जरा इसका रीजन सुन लीजिए। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आपने तीसरी रिएक्शन कराया, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा बनाएंगे, जरा मुझे बताइए। सबसे पहले तीसरी रिएक्शन में क्या आप एक पेरोक्साइड ऐसा बनाएंगे, बीच में ऐसा पेरोक्साइड बनता है। इस पेरोक्साइड के बारे में क्या ख्याल है, जरा मुझे बताइए। क्या इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है साहब, एंटी एरोमेटिक तो कोई बनता नहीं, नॉट फॉर्म, हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि पर एसिड से रिएक्शन एक इपॉक्साइड से होकर गुजरता है, और जब इपॉक्साइड ही हमारा बेकार है, हाईली अनस्टेबल, तो इस रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। खैर मुझे बता, क्या ओजोन वाला मामला मैंने क्या सिखाया था, ओजोन वाला मामला क्या सिखाया था कि डबल बॉन्ड को तोड़िए और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, क्या मैंने ये सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, सही है। और मैंने ओजोनोलिसिस में क्या सिखाया था कि दोनों तोड़ के 2 मोल एसिड बना लीजिए, क्या बात सही है। और ये वाला मैंने बता दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसकी भी फोटो ले लो, एल्काइन के भी हो गया, बात खत्म। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ओके डन। इसको हटाऊं, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, जरा मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट को, अच्छा पहले उस लिस्ट को बनाने से पहले एक बात सुन लीजिए, उस लिस्ट को बनाने से पहले एक बात सुन लीजिए, पहले एक लिस्ट बना देता हूं। लिस्ट बनाने से पहले एक बात बताई तो क्या लिस्ट बनाऊं, एक दो बात बता दो, फिर लिस्ट लास्ट में बताऊंगा। क्यों लिस्ट लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा, अगर लिस्ट ना बना पाऊँ तब भी आप समझ जाएंगे। पहले मैं एक बात ही सिखा दूँ, देखो लास्ट वाला एक बात सिखा दूंगा। चलो मैं लिस्ट बना ही देता हूँ, बिना लिस्ट का मजा नहीं आएगा, लिस्ट बना देता हूँ। या देखिए पहले मैं लिस्ट बना रहा था, वही लिस्ट समझ रहा ना, एक साइड में रिएक्शन लिखूंगा, है ना, लिस्ट ऑक्सीडेशन का लिस्ट है ना। तो जरा देखो, एक साइड में हम क्या लिखेंगे, एक साइड में हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन, है ना, पहली रिएक्शन देखो लिख लेना साथ साथ में, एक साइड में रिएक्शन लिखना। जैसे मान लीजिए कि आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल, तो मुझे बताओ अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, आपको अच्छे से पता है, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्रश्न ये सर, ये काम कौन कौन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने KMnO4 लिया, सपोज KMnO4 आपने एसिडिक मीडियम में लिया या बेसिक मीडियम में लिया, मुझे बताओ क्या ये काम कर सकता है, यस सर कर सकता है। मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने K2Cr2O7 लिया, आप इसको एसिडिक में H2SO4 में लेंगे, मुझे बताओ क्या ये भी काम कर सकता है, भाई स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिड को अल्कोहल में जाकर रोकेगा। मुझे बताओ तीसरा जरा सुनो, तीसरा आपने एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी सब रिएक्शन है। आपने CrO3 लिया, क्रोमिक ऑक्साइड, साथ में पानी लिया, और पानी लेने के बाद साथ में आपने एसीटोन लिया। बच्चों ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ये कर देता है काम। 3 हो गया, अब इसके बारे में बताने वाला हूँ। चौथा बच्चों PCC, आपने PCC का नाम भी सुना होगा, PCC आपने एनसीईआरटी में सुना होगा। PCC थोड़ा बच्चों कमजोर होता है, अगर आपने CrO3 के साथ थोड़ा सा पेरिडीन मिला दिया ना, पेरिडीन,
और साथ में थोड़ा HCl मिला दिया तो इसी से PCC बनता है। कैसे बनता है ये बताऊंगा। ये थोड़ा कमजोर होता है बच्चों, ये काम ऐसा नहीं कर पाता। ये कमजोर मतलब ये थोड़ा एल्डिहाइड पे जाकर रुक जाएगा। PCC ये माइल्ड है ना, इसलिए ये काम नहीं कर पाता। और लास्ट वाला अगर आपको याद हो तो मैंने ओपेनआर पढ़ाया था, याद है मैंने ओपेनआर कहाँ पढ़ाया था? MPB, याद है MPB रिडक्शन? हाँ हाँ सर। उसी के नीचे बोला था कि ओपेनआर आप देख लो, उसी का वो रिवर्स होता है। सब ओपेनआर भी बड़ा माइल्ड है, कमजोर है, ये काम नहीं कर पाता। चलो ठीक है, पहली लिस्ट सर आपने बना दिया। जरा दूसरी लिस्ट जरा देखो, बड़ा सिंपल लिस्ट है, कॉपी कर लेना जरूर आई। मान लीजिए कि आपने ये अल्कोहल ले लिया सपोज, और मान लीजिए कि आपने इससे एल्डिहाइड ही बनाया। तो बच्चों एल्डिहाइड केवल एक ही स्टॉपेज है। मुझे बताओ ये मुझे बताओ, अगर आपने ये यूज किया तो क्या ये एल्डिहाइड तक रोकेगा? क्या नहीं, सीधा एसिड में कन्वर्ट करेगा ना भाई। बहुत स्ट्रांग है ना, तगड़ा है। और ये भी बहुत स्ट्रांग तगड़ा, ये भी नहीं रोकेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार भाई, जितने भी स्ट्रांग होते हैं वो तो एसिड, वो एल्कोहल को सीधे एसिड पर रोकेंगे, बीच में एल्डिहाइड तो हो नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, दोनों ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों माइल्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा मान लीजिए बच्चों कि आपने सेकंड डिग्री अल्कोहल लिया। मुझे बताओ सेकंड डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है ना, ये बनता है। तो बच्चों ये कोई भी ले लो करा लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी लेंगे तभी कीटोन पे रुकने वाला भाई, कीटोन तो आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों? कुछ बोलो यार, कुछ भी ले लो बन जाएगा, कुछ भी ले लो बन जाएगा, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने ये ले लिया, चलिए फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, आपको हर प्रकार की व्यवस्था दे रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि पेपर में हर प्रकार की व्यवस्था के लिए आपके पास रिएजेंट यूज है। मान लीजिए ये करना है एल्डिहाइड से एसिड, तो बच्चों ये लेंगे तो आपको पता है एसिड से आगे तो बढ़ने वाला नहीं, ये भी काम ये करा देगा। क्यों? क्योंकि एसिड से आगे नहीं जाएगा ना कोई, ये भी काम ये करा देगा। लेकिन बच्चों ये भी ये काम करा देगा, ये भी ये काम करा देगा, है ना, ये भी ये काम करा देगा। लेकिन एल्डिहाइड से एसिड का जो मामला है ना, ये नहीं करा पाते। केवल ये एल्कोहल को एल्डिहाइड बदलते, बाकी ये मामला नहीं करा पाते एल्डिहाइड से एसिड बनाने का। लेकिन बच्चे जरा पांचवा सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ के आपको एसिड का दो मोल बनाना, मतलब एसिड का मोल बनाना है। तो मुझे बताओ, ये तो तोड़ लेगा, स्ट्रांग है, आपको बताया मैंने, ये भी तोड़ लेगा, स्ट्रांग है। बच्चों ये तीसरा वाला स्ट्रांग तो है, लेकिन ये एल्कीन को तोड़ के एसिड में नहीं बना पाता, ये बात याद रखिएगा। और ये बेचारे तो वैसे भी कमजोर है, इनका तो कोई बात ही नहीं। अब मान लीजिए किसी आप ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा करना चाहते हैं 6 नंबर की पोजीशन में, मान लीजिए किसी ट्रिपल बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए किसी ट्रिपल बॉन्ड को, तो बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के ना एसिड बनाने की जो जो प्रॉपर्टी है ना, वो केवल और केवल ना H2SO4 सॉरी KMnO4 K2Cr2O7 के पास, और किसी के पास नहीं है भाई। याद रखिए तीसरा वाला भी स्ट्रांग है, लेकिन तीसरा वाला भी नहीं ऐसा कर पाता। अब ये लिस्ट बन गया, मैं चाहता हूं इसकी फोटो ले लीजिए और ये कॉपी कर लीजिएगा ये लिस्ट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों मैंने पहला दूसरा तो पढ़ा दिया, मैं तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ, चौथा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। मेरा दो ही पढ़ाना मुझे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। जरा देखिए, थोड़ा धैर्य और बनाइए बच्चों। तीसरे के बारे में एक बार फिर सुन लीजिए। तीसरा स्ट्रांग है, लेकिन तीसरा कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, बाकी सब कर लेगा। तीसरा स्ट्रांग है, इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं थर्ड वाला। अच्छा ये सब के सब ना आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, अगर आपके एनसीईआरटी टीचर ने सब पढ़ाए भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो ये सब के सब आपने देखा होगा। क्या आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सबके सब देखा है आपने? क्या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के लेशन में एनसीईआरटी में देखा है कि नहीं देखा है? सबको देखा है ना भाई? कुछ तो बोलो। चलो शुरू करते हैं। तो जरा इसमें पहला ले लेता हूँ। पहला भी मैंने क्या लिया कि ये CrO3 है, साथ में H2O है, साथ में एसीटोन है। बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, साथ में एसीटोन। मुझे बताओ तो होता क्या ना बच्चों, ये जो CrO3 है ना, ये जो CrO3 ये एसीटोन से रिएक्शन करके, सॉरी ये पानी से रिएक्शन करके ना, ये H2CrO4 का एक क्रोमिक एसिड बनाता है। ये क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड।
और ये जो क्रोमिक एसिड होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा फिर भी ये डबल ट्रिपल को कुछ नहीं कर पाएगा, बार बार कह रहा हूं। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि आपने कोई अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल, मान लीजिए आपने ये इसको यूज कर लिया, ये ले लिया, तो बच्चों ये सीधे इसको एसिड में ले जाकर रोक देता है। अच्छा, मैं इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसकी जो मैकेनिज्म है बच्चों ना, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी मैकेनिज्म जब मैं दूंगा ना, तो उसकी मैकेनिज्म आप मुझे क्लास में पूछिएगा, अभी नहीं। लेकिन इसकी मैकेनिज्म में कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। मैं नहीं बता रहा, लेकिन खास बात है बच्चों, ये इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में कैसे होता है? सबसे पहले ये जो RCH2 जो OH है ना, ये सबसे पहले RCH2OH ये RCHO में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं लिख दूंगा। मान लीजिए इसका रेट R1 है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो RCHO है ना, R जो CHO है, इसका मैं रेट R2 लिख देता हूँ, ये एसिड में कन्वर्ट होता है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट बतानी इसलिए बता रहा हूँ। तो बच्चों जब चेक किया गया ना, जब चेक किया गया, ये जब इसको जब बनाया गया, चेक किया गया ना, तो इसका जो R1 है ना, R1 वो फास्ट होता है R2 से। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आप समझिए। देखो बच्चों, किसी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना बड़ा स्ट्रांग है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन एल्डिहाइड से एसिड बनाना थोड़ा सा लेट से बनता है। आप समझ गए ना? अगर मैं इसकी रेट R1 इसको R2 कर दूं तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपको किसी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना तो जल्दी बन जाएगा, फास्ट बनेगा। ये पूरा प्रैक्टिकल किया गया है, वो जो मैं कहीं बताऊंगा तो बता दूंगा मैं। लेकिन फिर भी ये बात याद रखिएगा, स्पीड मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की जो स्पीड है वो फास्ट, वो जल्दी बन जाता है, लेकिन एल्डिहाइड से एसिड थोड़ा सा लेट से बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने केवल आपको जल्दी लिए बता दिया, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसको हटा रहा हूं। इस बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपको याद है आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने पढ़ाया था, आइसोटोपिक इफेक्ट कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने। तो भैया मैं जो भी बातें बता रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू बता रहा हूँ, वैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। लेकिन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको मैं बताऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म मैं लिख दूंगा, मैं पेपर में बार बार कह रहा हूँ, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं क्लास में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों आप हाइड्रोजन देखेंगे ना, हाइड्रोजन जो रिमूव होता है ना, वो RDS में होता है। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन RDS। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हाइड्रोजन RDS में रिमूव होता है तो वहां पे आइसोटोपिक इफेक्ट देखा जाता है और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। आपको भले याद ना हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये बातें लिखवा चुके। देन सो द रिएक्शन शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और चूंकि RDS में ये निकलता है, इसलिए इसकी KH और KD की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 2 बातें इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात सुनिए। तीसरी बात क्या है, ये तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपने अच्छा ये CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है, क्योंकि RDS में निकलता है। मान लीजिए कि आपने CD बॉन्ड ले लिया, CD बॉन्ड। तो बच्चों CD बॉन्ड और थोड़ा मजबूत होता है, वो जल्दी से नहीं निकलेगा, CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। तो मान लीजिए कि अगर आपने ये अल्कोहल लिया, ये नॉर्मल अल्कोहल, ये RCH2OH लिया, सपोज मान लीजिए RCH2OH ले लिया, और एक जगह पे ये R की जगह पर CH2 की जगह पर CD2 ले लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया। तो इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो रेट है वो फास्ट होती है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा फास्ट होता है। उधर वाला रूम अपने क्लोज किया कि नहीं? क्लोज करो तो उधर से आवाज आएगी, ठीक। जरा फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है? मान लीजिए कि आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल, मान लीजिए आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, दोनों का ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन थोड़ा फास्ट होता है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें एक बार फिर सुन लो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनना फास्ट होता है, एल्डिहाइड से एसिड बनना थोड़ा स्लो होता है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन RDS में, इसलिए इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। ड्यूट्रियम थोड़ा सा इस बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा तो उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है ना। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे R के लगने से ना, यहाँ पे R के लगने से, सॉरी, यहाँ पे R के लगने से ना, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग।
जरा इसकी फोटो ले लो फास्ट। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों इतनी बातें हमको याद रखनी है, बाकी नोट्स में मैं पूरा इसकी मैकेनिज्म लिखूंगा मैं, वो मैकेनिज्म आप मुझे वहाँ क्लास में पूछ लीजिएगा सर ये कैसे हुआ, बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, आप मेरे पास वो लिस्ट लेके आएंगे ना, कॉपी जो भी लेके आएंगे मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। वैसे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है हमको, फिर कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए वहाँ सिखा दूंगा, क्योंकि मैकेनिज्म में थोड़ा समय लग जाएगा। हम ये समाप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप जब मिले तो हम लोग एरोमेटिक का मामला शुरू करें, है ना। फिलहाल जरा देखिए आगे चल के लास्ट वाला जरा मामला सुनो। बच्चों आपने सुना होगा ना कि 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्या आपने ये सुना? क्या आपने सुना 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता? 3rd डिग्री अल्कोहल्स आर नॉट ऑक्सीडाइज। क्यों नहीं सुना है क्या? अरे आपने कॉपर के साथ हीट किया था, याद है? कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस लिया था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगर आपने 1 डिग्री का लिया था तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, 2 डिग्री से निकल जाता है, लेकिन 3rd डिग्री से हाइड्रोजन नहीं, पानी निकल जाता है। याद आ रहा है? आपके सर ने बताया होगा। तो मान लीजिए बच्चों आपने 3rd डिग्री के अल्कोहल लिया और आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन का निकलना। लेकिन बच्चों 3rd डिग्री से अगर आपने मान लीजिए आपने पूरा प्रयास किया तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ से ना H2O निकल जाता है, H2O। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। कैसे H2O निकलेगा मुझे आपको दिखा दूं मैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ, तो ये H2 ऐसे निकल जाता है, H2 निकल जाता है। और जब H2 निकलेगा तो ये और ये मिलकर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा, आप समझदार हैं, मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ। तो बच्चों मैं H2 निकाल कर डायरेक्ट बनाता हूँ, तो क्या ये एल्कीन बन जाएगा? एल्कीन। तो बच्चों याद रखिएगा कि कभी भी 3rd डिग्री का आपका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एल्कीन बनता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। डिहाइड्रेशन हो जाता है, वहां से पानी निकल जाता है। ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए फास्ट। तो ये तो बता दिया मैंने। क्या आपने पीसीसी का नाम सुना? पीसीसी का नाम, पीसीसी का नाम सुना? पीसीसी एनसीईआरटी में है ना पीसीसी। हाँ। पीसीसी के बारे में बता दूं, ये तो समाप्त हो गया ना इसके बारे में डिटेल। बच्चों पीसीसी के बारे में सुन लीजिए, केवल 10 मिनट और समय दीजिए, समाप्त हो जाएगा। हिम्मत ना हारे प्लीज, थोड़ा सा धैर्य बनाए। हिम्मत हमें हारना चाहिए लेकिन आप ना हारे। बच्चों पीसीसी के बारे में सुनिए। पीसीसी, पीसीसी, पीसीसी क्या है साहब? पीसीसी है पिरिडीनियम, पिरिडीनियम इसका पूरा नाम है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पीसीसी है। कैसे बनता है ये भी सुन लीजिए। क्या करते हैं, पहले एक पिरिडीन लेते हैं, ये पिरिडीन ले लिया। अब उस पिरिडीन की रिएक्शन HCl से कराते हैं और उसमें CrO3 मिला देते हैं। जैसे मैंने मिलाया बच्चों ने, उसके बाद देखो क्या होता क्या है ना, कि ये आपस में पहले क्या करता है ना, ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये प्रोटोनेशन यहाँ कर लेगा पहले, भाई बेस है ना वो। तो ये पहले प्रोटोनेशन करके ऐसे बना लेता है, प्रोटोनेशन मैंने आपको सिखाया भी था। और बगल में और ये CrO3 क्या करता है, CrO3, ये CrO3 ये आपका क्लोरीन से ऐसे जुड़ जाता है, कुल मिला के एक प्रकार से ऐसा बन जाता है, सॉरी ऐसे, इसी को पीसीसी कहते हैं। तो लोग ये यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में पीसीसी ऐसे हो जाता है आपस में मिलके ना। ये ऊपर माइनस से छोटा सा बना देते हो। अब करता है क्या ये, आपको बता दो कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये वीक है, तो ये बच्चों केवल क्या काम करता है, ये केवल एल्डिहाइड को सॉरी एल्कोहल को एल्डिहाइड पे ले जाकर रोक देता है, बस। और क्या? अच्छा मान लीजिए कि आपने अगर 2 डिग्री लिया तब क्या करेगा? अगर आपने 2 डिग्री लिया और पीसीसी यूज किया तो बोलो क्या बनेगा? बोलो कीटोन बन जाएगा ना, बताया तो था 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाता है, बताया तो था। तो बच्चों इसकी कॉपी कर लो, फोटो ले लो, ये भी समाप्त हो गया फास्ट। बच्चों आपने एक एनसीईआरटी में एक रिएक्शन देखा होगा, कॉपर के साथ जो हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या होता है मैं बता दूं, इसको मैं हटा रहा हूँ ना, पहले इसको हटाऊं जल्दी फास्ट, इसको हटा रहा हूँ।
तो बच्चों पीसीसी देख लिया ना, पीसीसी बहुत माइल्ड है, वीक है, वो केवल और केवल अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देता है, 2 डिग्री को कीटोन लगता है, बस उसके बाद कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कभी आपको एल्डिहाइड बनाना तो पीसीसी बड़ा अच्छा काम करता है। बच्चों जरा तीसरा सुनो, थर्ड। ये थर्ड तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, इसके बारे में बता दूं। थर्ड क्या है, अगर आप कॉपर के साथ किसी भी एल्कोहल को हीट करते हैं ना बच्चों, तब भी आपका ना इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन समझते हैं ना? डिहाइड्रेशन मतलब H2 का बाहर निकलना। कैसे होता है ये थोड़ा सा वीक है, ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी होता है, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास RCH2OH है, 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है। अब मान लीजिए आपने कॉपर लिया 300 डिग्री सेल्सियस, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ ना। तो मुझे बताओ बच्चों, जरा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक H यहाँ बना लीजिए और एक H ये जो है नीचे लगा लीजिए, ऐसे। ये दोनों H2 निकल जाता है। जब दोनों H2 निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से H2 निकल जाता है और क्या बन जाता है, RCH बन जाता है और साथ में H2 निकल जाता है ना। सिंपल, कितना आसान काम है। मुझे एक बात बता दो, जैसा मान लीजिए कि मैंने 2 डिग्री लिया तो क्या होगा, तो कुछ मत करो, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हटा दो भाई, यहाँ पे 2 है, 2 डिग्री आई है, और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन हटा दो। मुझे बताओ, जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, 2 निकल गए तो बोलो क्या बन जाएगा, R2CO, क्या कीटोन बन जाएगा, और यहाँ से भी H2 हट जाएगा। लेकिन बच्चों अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है क्या, कि यदि आपने 3rd डिग्री ले भी लिया और 3rd डिग्री का यदि आपने कॉपर के साथ हीट किया ना बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, यहाँ पे ना पानी निकल जाता, मतलब हाइड्रेशन हो जाता, डिहाइड्रेशन। देखो, हाइड्रोजिनेशन अलग बात है जिसमें केवल H2 निकलता है, और हाइड्रेशन मतलब पानी, डिहाइड्रेशन मतलब H2 निकलता है। तो ये आपने सुना होगा कि जब भी कभी 3rd डिग्री अल्कोहल लेते हैं और कॉपर के साथ हीट करते हैं, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, लेकिन अगर आपने हीट किया तो बच्चों यहाँ पानी निकल जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका ये। और पानी निकल जाएगा तभी थोड़ी देर पहले बताया ना क्या बन जाता है, ये एल्कीन बन जाता है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसकी फोटो ले लो यार जल्दी से, फास्ट। चलो जरा एक और बात कर लेते हैं, पर आई क्वेश्चन की बारे में बात करेंगे, मिलेंगे तब बात करेंगे। एक और बता दूं बच्चों, एक है HiO4 है, ये पर आयोडिक एसिड है। इसके बारे में बात हम नोट्स में दे दूंगा, इसके बारे में बात हम 1 तारीख को करेंगे। 1 तारीख को हम पहले इसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एक और है, जरा देख लो। हाँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ, इसको रिमूव कर दूं, इसको हटा रहा हूँ। HiO4 के बारे में हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको मिलूंगा तो। क्यों, उसमें कुछ क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। बाकी समाप्त हो गया, समाप्त मतलब एक बात और सुन लो बच्चों, एक और है SiO2, इसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है ये भी सुन लीजिए। ये करता ही है ना कि मान लीजिए कि आपके पास अल्फा पोजीशन की बात कर रहा हूँ, अल्फा पोजीशन यहाँ पे, मान लीजिए कीटोन के बगल के पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, कीटोन के बगल के पड़ोसी में। तो बच्चों अगर आपने SiO2 यूज किया ना, बगल में कीटोन है ना, तो क्या करता है ना, यहाँ पे भी कीटोन बनवा देता है, बस यही करता है। यहाँ भी कीटोन बनवा देता है, बस एक जगह था, मतलब डाई कीटोन बनवा देता है, बस और कुछ नहीं करता। तो मान लीजिए कि आपने पहला क्वेश्चन लिया, मान लीजिए आपने ये लिया CH3CHO। अब मान लीजिए कभी आपने SiO2 देख लिया, तो मुझे बताओ क्या होगा, बताओ जरा। तो यहाँ भी CO बना दो, और क्या भाई, S तो है ही, बस यहाँ पे CO बना दो, और यहाँ पे CO तो पहले से है ही, ये देखो आंसर हो जाएगा। कुछ मत करो, बस CO बना देना ना। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, और आपने ये लिया CH3 और आपने लिया CO CH3, तो किसी एक जगह आप वो बना दीजिए, किसी एक जगह बना लीजिए। मान लीजिए CH3 तो है ही, CO है ही, अब किसी एक जगह CO बना दीजिए, यहाँ पे CO बना लेना है, तो यहाँ अच्छा मतलब एल्डिहाइड बना, ऐसे बन गया ना। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, क्लियर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एक और ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में CH3 और CH2 और CO की बात करूँ, तो बच्चों अभी यहाँ पे तो दोनों से बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी CO बनेगा और यहाँ भी CO बनेगा, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। तो क्या करिए, आप दोनों पहले बनाइए, दोनों पहले दोनों बनाइए, पहले साइड वाला बनाइए, साइड वाला। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कभी इस प्रकार का मामला है तो साइड वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि कम क्राउडिंग है ना,
तो कम क्राउडिंग पे सीईओ बनना ये ज्यादा मेजर होता है, ये मेजर है, ये मेजर है। लेकिन बच्चों इधर वाला भी तो बन सकता है, जब इधर वाला बनेगा तो वो माइनर हो जाएगा। दोनों और बना लो, इधर बीच वाला भी तो सीईओ बन सकता है, ये तो सीईओ इसके पास था ही, लेकिन ये माइनर है, ये क्या माइनर है। बस में आगे एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, 4th नंबर साइड में लिख देता हूँ ताकि इसको समाप्त करें हम लोग। ऑक्सीडेशन समाप्त हो रहा है पुराना, केवल एक टॉपिक छोड़ के। मुझे बताओ क्या होगा, बताओ। अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने SiO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज किया तो क्या होगा। कहीं एक जगह डाइक्यूटोन बना लो, और क्या, किसी एक जगह बना लो, ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं बनाओगे तो बात वही हो जाएगी ना। यहाँ बना लो ऊपर दफाई, देख लो साहब, इसकी फोटो ले लो। ठीक है, तो बच्चों जरा मेरी बात सुनो। एक तो रहा HiO4 वाला, जो मैं आपको बताऊंगा 1 फरवरी को जब मिलूंगा, वैसे समाप्त हो गया। एक है बच्चों, एक है आपको जो बताऊंगा, जो आपको नोट्स में मैं लिख के दे दूंगा आज ही, उसका नाम है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ये मैं आपको 1 फरवरी को जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये साथ में लेके जरूर आए। ऑक्सीडेशन समाप्त हो गया है, हम लोग शुरू करेंगे एरोमेटिक। हम 1 फरवरी को एरोमेटिक कंपाउंड शुरू कर दूंगा। एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो भी एरोमेटिक का मामला है सब के सब पढ़ाऊंगा एक साथ पूरी बुक। तो कुल मिला के आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। हम लोग बहुत जल्दी फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने आपको सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकायदा लिख के पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया है। बच्चे विश्वास करिए, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हॉस्टल में स्वागत है, आप आइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सभी पेरेंट्स को आज हमारी तरफ से मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम बोल देना, क्योंकि इसके बाद पता नहीं पेरेंट्स आपकी कब मुलाकात हो हमारी। आप घर पे हैं तो हमारी तरफ से बोल दीजिएगा, सभी पेरेंट्स को मैं बिल्कुल याद कर रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे गार्जियन को, जो आपने अपने बच्चों को इतने योग्य समझा और नीट और जेई की परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करा रहे हैं। आप विश्वास मानिए, हम लोग बच्चों के साथ बिल्कुल मेहनत करेंगे, और मेहनत करके उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है मेरी बात ये पेरेंट्स ना सुन रहा हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आप पेरेंट्स के पास जरूर पहुंचा दें। हमारी सभी टीम मिलकर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, हम लोग मिलते हैं सीधे डायरेक्ट क्लास में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।